हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों को जगदीश चौहान का नमस्कार। प्रस्तुत है कृषि दर्शन। किसान भाइयों, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि प्रदेश में बीते दिनों से हो रही बर्फबारी और बारिश जो है हमारे किसानों और बागवानों के लिए खुशी की लहर आई है। आपको बता देते हैं कि प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खासकर विशेष तौर से बर्फबारी का होना एक खाद का रूप में काम करती है, क्योंकि अगर पेड़ पौधों को इस दौरान ये बर्फबारी ना हो तो जो है इसकी जड़ें तक जो है सूखने की नौबत आ जाती है। तो इस बार जो है प्रदेश में बहुत अच्छी बर्फ़ और बारिश हो रही है, और आज हम इसी के साथ ही खाद के ऊपर ही जो है आपके लिए जो है विषय लाए हैं। और इसके लिए हमने स्टूडियो में जो है इफ़को संस्था से जो है मिस्टर सुधीर मान जी को बुलाया है। और ये सुधीर मान जी जो हैं इफ़को में जो हैं राज्य विपणन प्रबंधक हैं, और आपको इनसे मिलाते हैं। सुधीर जी नमस्कार, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार चौहान साहब, आपके साथ साथ जो भी किसान भाई इस कार्यक्रम को देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार। बहुत धन्यवाद। तो सुधीर जी, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना और अपनी संस्था का परिचय, ये जो इफ़को हैं ये क्या संस्था है और ये कब से काम कर रहे हैं, इसकी जो है हमारे किसानों और बागवानों को जो है विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें। जरूर चौहान साहब, जैसा मेरा परिचय तो आपने दे दिया। मैं सुधीर मान जी, इफ़को में मैं करीब 33 साल से किसानों की सेवा कर रहा हूँ। इफ़को 35 साल से आप इसमें काम कर 33 साल। बहुत अच्छी बात है। और एक्चुअली में इफ़को जो है एक अन्य बहुत सारी कंपनियां खाद बनाती हैं जी, उनमें और इफ़को में थोड़ा सा अंतर है। इफ़को जो है ये एक सहकारी समिति है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि इफ़को राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति है, और इफ़को की 35,000 से ज़्यादा सहकारी समितियां सदस्य हैं। जी जी, उन सदस्यों ने मिलकर ही इफ़को को बनाया। तो ये निजी संस्था नहीं है, ये सहकारी समिति नहीं, में है। बिल्कुल निजी नहीं है, ये सहकारी समिति। सहकारी संस्था होने का मतलब ये किसानों की अपनी सहकारी संस्था है। तो डॉक्टर साहब, ये जो संस्था है ये कब से काम कर रही है हमारे पूरे देश में? प्रदेश की तो बात नहीं कहूँगा, क्योंकि तो पूरे देश में जो है हमें ख्याल इसकी सप्लाई हो रही है। और ये क्या कार्य कर रही है, किस तरह का कार्य कर रही है, क्या काम कर रही है? देखो, हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो जब देश आज़ाद हुआ था तो आज की तुलना में तो जनसंख्या कम थी, लेकिन उस जनसंख्या को पेट भरने के लिए भी हमारे पास, देश के पास अनाज नहीं था। अच्छा, इसका मतलब ये आज़ादी से पहले ही ये संस्था नहीं जी। तो आज़ादी के बाद जब हुआ कि भाई अब हम विदेश से अनाज मंगवाते थे, तो उस समय तत्काल सरकार ने सोचा कि नहीं, हमें उत्पादन बढ़ाना चाहिए। जी जी, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ उन्नत किस्में तो आई, लेकिन सब एक आपको थोड़ा मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये फ़ोन इन लाइव प्रोग्राम है। जरूर। तो मैं अपने किसानों को जो है बताना चाहूँगा कि ये जो है प्रोग्राम फ़ोन इन लाइव है। आपको कोई भी खादों के बारे में आपको जानकारी लेनी है कि इफ़को खाद का क्या महत्व है, कौन कौन सी खाद हमने जो है बगीचों में डालनी है, इसके बारे में अगर आप विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे को फ़ोन इन लाइव जो है सीधा संपर्क जो है हमारे सुधीर जो है मान जी से कर सकते हैं। और हमारे जो है फ़ोन इन लाइव नंबर रहेंगे 0177 28000177, और दूसरा नंबर है 0177 28000178। तो इन जो है दूरभाष नंबर पे आप जो है हमारे से सीधा संपर्क कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो आप कह रहे थे। तो उस समय उन्नत किस्में तो आई, लेकिन उन्नत किस्मों को खुराक भी ज़्यादा चाहिए होती है। जी जी, तो आवश्यकता पड़ी कि हमारे देश में ही खाद बनाने के, उर्वरक बनाने के कारखाने लगाए जाएं। सही कहा। तो उस समय भारत सरकार ने उचित समझा कि हम सहकारी क्षेत्र में कारखाना लगाएं, ताकि सहकारी क्षेत्र जो है वो किसानों को अच्छी गुणवत्ता का खाद बिना किसी मतलब अतिरिक्त मूल्य लिए सस्ती दर पर उपलब्ध करा सकता है। तो इस भावना के साथ 3 नवंबर 1967 को इफ़को का निर्माण हुआ था जी। और 1975 में सबसे पहले इफ़को का एक यूरिया का और एक NPK 1232 और DAP का कारखाने लगे थे। अच्छा, सबसे पहले जो है एक यूरिया और NPK 1232 और DAP का। जी। उस समय तो इसकी क्षमता बहुत कम थी, लेकिन आज जो है इफ़को पूरे देश में पिछले साल की जैसे बात करें मार्च तक भी 1,36,00,000 टन से ज़्यादा उर्वरक किसान भाइयों को देश भर में उपलब्ध करवाया था। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे किसान भी, बागवान भी इस बारे में उत्सुक रहते हैं, ये जो खाद जो बनती है इसको आप कैसे निर्माण करते हैं? जैसे आपका यूरिया का आपने जो NPK जो का है, इसके लिए कैसे आप सामग्री, कौन सी सामग्री आप इसके लिए जो है प्रयोग में लाते हैं, ताकि उसकी जानकारी हमारे बिल्कुल बागवानों को होना चाहिए? होता क्या है कि हमारी फसलों को कुछ विशेष पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जी हाँ, जिस तरह हमारे को भी होती है, वैसे पौधों को भी बढ़ने के लिए जरूरत होती है। मुख्य जो तत्व है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस,
पोटाश है जी। इसके अलावा कुछ द्वितीयक तत्व हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और फिर सूक्ष्म तत्व आ जाते हैं, जिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, क्लोरीन वगैरह। मतलब अनेक तत्व है ये, फास्फोरस हो गया, अब मैग्नीशियम हो अपन गया। बात करें यूरिया की तो यूरिया में केवल नाइट्रोजन तत्व होता है, तो वो नाइट्रोजन। हाँ, वातावरण से नाइट्रोजन ली जाती है, उसकी एक पूरी प्रक्रिया है, प्रक्रिया से फिर वो लिक्विड फॉर्म में यूरिया बनता है, फिर उसको दाने बना के 46% नाइट्रोजन के हिसाब से प्रकृति से आप इसको नाइट्रोजन को संग्रहण किया जाता है बिल्कुल। इसके लिए। और लेकिन जो एनपीके डीएपी बनाते हैं उसमें जो फास्फोरस और पोटाश वो तत्व जो आता है, ये इसकी प्रक्रिया अलग है। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन दोनों ही तत्वों का जो रिजर्वेयर है वो हमारे देश में रिजर्व नहीं है, हमें आयात करना पड़ता है। लेकिन प्रक्रिया में जैसे डीएपी बनता है, तो डीएपी बनाने के बाद यदि उसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश और मिला दिया जाता है तो 12-32-16 बनता है। लेकिन ये एक जटिल प्रक्रिया है, वो उसमें साइंटिफिक तरीके से, टेक्निकल तरीके से अपन उसको यहाँ अभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा इफ्को के जैसे और भी तत्व हैं, और भी खादें हैं, वो हम बनाते हैं। अच्छा मान साहब, आप ये सफेद रंग की बोतल हमारे स्टूडियो में लाए हैं, मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, तो आप जरा हमारे किसानों को और बागवानों को बताएंगे कि क्या चीज़ है ये? कोई मेरे को नई चीज़ लग रही है, जिसका उत्पादन आपने हाल में किया लग रहा है। साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल नई चीज़ है। इस पर आप पढ़ सकते हैं इफ्को नैनो यूरिया तरल। अच्छा, इफ्को नैनो यूरिया तरल, तो तरल है ये। तो बागवान भाइयों, ये जो हैं इस संस्था ने एक नई इसका निर्माण किया है, ये है इफ्को नैनो यूरिया तरल है ये जी। ये आधा लीटर की बोतल है जी, और मैं इसको बताना चाहूँगा कि ये यूरिया का एक विकल्प है जी, है ना। यूरिया का विकल्प की आवश्यकता क्यों पड़ रही है वो अभी बताता हूँ मैं आपको। तो ये यूरिया का एक कट्टा जो होता है 45 किलो का, उसका विकल्प ये हमारी आधा लीटर की शीशी है। वाह मानसा भी, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो किसानों को इतना सारा कट्टा उठा के ले जाओ पहाड़ों में, और अब तो खाली एक बोतल उठा के भी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं यहाँ हिमाचल के लिए मैं भी चाहता हूँ, बहुत अच्छी सोच है, किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज है जी जी, एक कट्टा 2 कट्टे ऊपर पहाड़ों पे ले जाना बहुत दुभर काम, मुश्किल काम है जी जी। और ये एक बोतल आराम से हंसते खेलते छोटे घर के बच्चे को भी बोल देंगे तो वो भी ले आएगा जी जी। तो ये नैनो यूरिया है। तो अब मैं थोड़ा बताइए इसकी कितनी मात्रा जो है पौधों में डालनी है या फसल में डालनी है, जैसे आलू में है या सब्जियों में है, थोड़ा इसकी जरा, क्योंकि हम विस्तृत जानकारी चाहेंगे आपसे। उससे पहले मैं थोड़ा बता दूं कि ये है क्या चीज़ है ना। हाँ जी हाँ जी, पहले देखो क्या होता है कि जब हम यूरिया खेत में काम में लेते हैं ना जी जी, तो यूरिया का तुरंत असर आता है कि उसमें हरा रंग दिखता है, बढ़वार होती है, लेकिन वो बेसिकली यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन की वजह से होती है। और साथ ही साथ दिक्कत ये थी कि इस यूरिया जो हमारी पारंपरिक यूरिया है, इसके कुछ साइड इफेक्ट या कहना चाहिए कि कुछ हानियां भी हैं। हानियां भी थी, हाँ। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी जो है रासायनिक खादों के बारे में सरकार ने भी बड़ा वो कदम लिया है कि इसको कम प्रयोग में किया जाए, खासकर यूरिया वगैरह में। क्यों बोला वो बताता हूँ आपको। जी जी जी। क्या होता है कि यूरिया से हमारा जमीन और जल और वायु वो तीनों प्रदूषित होती हैं जी। यदि हमने सूखे खेत पे यूरिया डाल दिया तो उसमें से नाइट्रोजन निकलता है, वो वातावरण में मिलता है, सही कहा, तो वातावरण को प्रदूषित करता है जी। खेत में ज्यादा पानी भर गया, बारिश होगी यूरिया डालते ही, पानी के साथ वो नाइट्रोजन बह के चली गई तो हमारे जल स्रोत को प्रदूषित करेंगे। सही बात। और यदि नमी ज्यादा है, देखिए हमारे कोई भी फसल होती है उसकी जो जड़ है वो करीब 6 से 9 इंच गहराई तक जाती है और पौधा वहीं उसी क्षेत्र से ही खुराक लेता है। यदि कोई भी तत्व खाद आपने डाला और वो उसकी जड़ से नीचे चला गया तो वो फिर हमारी फसल के काम नहीं आता होगा, तो वो जमीन को खराब करेगा। ये तो एक हुआ। दूसरा, पारंपरिक यूरिया जो है इसकी जो उपयोग क्षमता है, यदि आपने 100 किलो डाला है तो उसमें मुश्किल से 30-40 किलो ही काम आती है। अच्छा जी। बाकी मैंने जो तरीके बताए उनसे वो चली जाती है। तो आप इतना पैसा हमारे किसान भाई लगाते हैं और हम चाहते हैं कि खेती की लागत कम हो, लेकिन लागत कम कैसे होगी? हमारा 30% ही काम आया, बहुत अच्छे तरीके से काम लिया तो 40% काम आया। तो एक तो ये नुकसान। एक तीसरा बड़ा नुकसान जो है वो अभी हमारे किसान भाइयों को इतनी जानकारी नहीं होगी, मैं बताना चाहता हूँ इस अपने दूरदर्शन के माध्यम से जी, कि वो जो यूरिया का कट्टा 267 रुपए में किसान भाइयों को मिलता है, उसकी वास्तविक लागत कहीं ज्यादा है। तो इसके लिए क्या सरकार उपदान दे रही है डॉक्टर साहब? हाँ देखो, इसकी सामान्य तौर पर ही 1000 रुपए कट्टा लागत से ज्यादा लागत आती है। किसानों को कोई 300 और 400 के बीच में 267 रुपए, 267 रुपए का मिल रहा है। और मैं बताऊं इस साल हम कुछ यूरिया भारत देश जो है आयात भी करता है जी जी, तो आयात की लागत तो और बहुत ज्यादा है। इस साल इतना महंगा हो गया था कि एक कट्टे की लागत 3,500 से 4,000 रुपए कट्टे तक चली गई, लेकिन किसान भाइयों को अभी भी 267 मिल रहा है जी। तो भारत सरकार को उस पर सब्सिडी देनी पड़ती है। एक अनुमान के मुताबिक इस साल अकेले यूरिया पे 70,000 करोड़ से ज्यादा सब्सिडी जा सकती है
और पूरे उर्वरकों पे 1,30,000 करोड़ से ज्यादा सब्सिडी में जो है सब्सिडी इसमें में। उपदान तो जो देखिए जो हम दिया मतलब जा इतनी रहा है। सब्सिडी भी दे रहे हैं, जी, फिर उस जी। खाद को काम में ले रहे काम हैं, में वो भी पूरा ले रहा है, सही भी नहीं आ पूरा रहा, उसका नहीं आ रहा है और जी। प्रदूषण भी कर रहा है, हर तरह से नुकसानदेह। तो हमारा सरकार और इफ्को भी और हमारे वैज्ञानिक भी काफी समय से इस खोज में लग रहे खोज थे में कि लगे हुए इस यूरिया का एक बेहतर विकल्प ढूंढा जाए। तो उस विकल्प के तौर पर ये इसका मैंने जैसा भी बताया था आपको, जी। इफ्को नैनो यूरिया तरल इसका निर्माण किया था। तो इसके ऊपर भी मान साहब कोई सरकार द्वारा कोई उपदान दिया जा रहा है कि या इसके आपका कैसा है? देखो ये आधा लीटर की है और ये इसकी जो कीमत है जी, ये मात्र 240 रुपए रखी गई है अच्छा जी, और इसमें किसी तरह का कोई अनुदान नहीं है। अनुदान नहीं तो अब आप सोचें कि इसको उपयोग करने से देश को कितना फायदा होगा। फायदा होगा जी। अब मैं बताता हूँ कि हमारे पर्यावरण को, प्रदूषण को रोकने में किस तरह से फायदेमंद है, वो बाकी सारी चीजें मैं अभी आपको जानकारी देता हूँ। तो अब पहले मैं जानकारी दूंगा किसान भाइयों को या आपको भी कि नैनो शब्द किसान के दिमाग में आता है कि हमसे भी पूछते हैं किसान भाई नैनो क्या है। हाँ, नैनो का तो पहले तो मैं नैनो बताऊं कि जैसे हम जानते हैं कि 1 मीटर जो होता है, उस 1 मीटर को 1 अरब छोटे छोटे टुकड़ों में यदि तोड़ दिया जाए तो वो 1 नैनोमीटर कहलाता है। तो ये इसमें यूरिया के ही कणों को इतने बारीक टुकड़ों में तोड़ दिया गया है कि उनका साइज 20 से 50 नैनोमीटर के बीच में ही रह गया है। ये जो है वैज्ञानिक विधि से इसको किया वैज्ञानिक गया विधि है, से बहुत बिल्कुल। अच्छा वैज्ञानिक और विधि से मजे की उपयोग बात किया है गया होगा। कि ये गर्व की बात भी है चौहान साहब हमारे देश के लिए भी कि पूरे विश्व में, भारत में और इफ्को ने इस उत्पाद का निर्माण किया है। पहली बार तरल नैनो यूरिया का निर्माण इफ्को द्वारा किया गया है और अन्य देश भी भारत से इसकी टेक्नोलॉजी चाह रहे हैं, तो वो समय के अनुसार होगा। तो मैंने बताया कि ये तो नैनो का बता दिया। अब इसमें क्या हुआ, यूरिया को इतने छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया तो उससे यूरिया का जो बोलते हैं सरफेस एरिया है वो 10,000 गुना बढ़ गया। जी 10,000 गुना बढ़ने से वो पौधे को लेने में आसानी हो गई, उसकी उपयोग क्षमता बढ़ गई। यूरिया में मैंने आपको जानकारी दी कि हमारा केवल 30% काम आता है। जी बहुत अच्छे तरीके से काम में लें, ड्रिप वगैरह से लें तो 40 आता है। लेकिन ये नैनो यूरिया जो है हमारा, ये 86 से 90% काम आ जाता है। अब बताओ, इतना बढ़िया खाद, इतना कम दर का, देश को इतनी बचत, सही आपने तो ये बड़ी अच्छी खोज की है। किसानों के लिए बहुत लाभदायक। लेकिन मान साहब मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि ये तो रासायनिक खाद के रूप में काम कर रही है, लेकिन आजकल सरकार भी, हमारा और किसान भी चाह रहे हैं क्योंकि इससे जो है स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या कोई आपने कोई जो है संस्था ने कोई जैविक खाद का भी कोई निर्माण किया है जो कि पूरे वातावरण के लिए अच्छी हो और उसका प्रयोग किया जा सकता है? कोई ऐसी खाद आपने बनाई है? देखो चौहान साहब, हर चीज के पीछे कारण होता है। हम जैविक खेती की बात क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे 2 मुख्य कारण है। एक तो हम ये चाहते हैं कि किसान अपने आसपास की घर की चीजों को उपयोग कर ले जिससे उसका खर्चा कम हो जी, और दूसरा ये होता है कि हमारी जमीन की सेहत बरकरार रहे। तो ये जो नैनो यूरिया जैसे मैंने बताया आपको, ये इसमें पूरा योगदान दे रही है। अच्छा, इससे कोई इतना नुकसान नहीं है? भाई इसमें है ना, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, इसमें केवल 4% है, उसका भी 90% काम आ जाएगा। तो रेजिडुअल इफेक्ट तो बचा ही नहीं, बहुत अच्छा खोज है, प्रदूषण होगा ही नहीं। जी बचत की बात है। तो जब भारत सरकार को, अभी तो ये नैनो यूरिया की बात है, अभी नैनो डीएपी भी आ चुका है, उसके यूनिवर्सिटी में, केवीके में किसानों के यहाँ ट्रायल चल रहे हैं। अच्छा, एनपीके 12-32-16 भी यदि हम ले आएंगे, आप ये सोचें कि मतलब भारत सरकार की खोज हो रही है कि जो भाई अच्छा काम चल रहा है। नैनो जिंक, कॉपर और बोरॉन तो बन भी गया है। आप सोचें कि यदि हमारे देश को 50,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ की सब्सिडी बच जाती है तो वो राशि देश के विकास में ही तो काम आएगी। किसानों को भी फायदा होगा क्योंकि उनका भी पैसा लग रहा है और जो उसको लिए प्रयोग में कर रहे हैं। तो फिर अच्छा, फिर जैविक खाद का आप जैविक के बदले आपकी ठीक है, मैं दूसरी चीज पे आता हूँ। ये तो हमने बताई। जैविक के लिए भी हम इफ्को लगातार प्रयासरत है। एक तो हम जब भी हमारे किसान भाइयों के खेतों पे जाते हैं, मीटिंग करते हैं गाँव में, उनको ये अवश्य सलाह देते हैं कि वो रासायनिक खादों के साथ साथ गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, है ना, कंपोस्ट, इसको जरूर डालें। इनमें खासियत होती है, इनमें प्रकृति ने 16 के 16 जो पौधों को तत्व आवश्यक हैं वो सारे के सारे तत्व दिए हैं। गोबर में और गोबर की खाद में, वर्मी कंपोस्ट में, कंपोस्ट में जो है ये आपको जो है मतलब उसमें भी तत्व मिल सकते हैं, अगर खाद पड़ जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी किसान भाई हमारे इन खादों इसके बावजूद इफ्को ने कुछ और उत्पाद भी बनाए हैं जैविक। जी जैसे ये आप जो शीशी देख रहे हैं, जैविक है, ये जो आपने हरे रंग की शीशी है, ये नीली जो शीशी है, इस पर लिखा हुआ है सागरिका। तो सागरिका जो मतलब सागर से निकली हुई सागरिका, ये जैविक है ये। हाँ, ये इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूं। थोड़ा सा इसका क्या है, हमारे से तत्व हैं पहले तो हमारे को सबसे बड़ी पहली चीज चौहान साहब मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारे
किसानों द्वारा ही बनाया जाता है। बनाया जाता है से मतलब कि ये समुद्र की एक एल्गी है, जी, जी। उसको हमारे समुद्र तटीय किसान जो है वो उगाते हैं और उसके एक्सट्रैक्ट से इस सागरिका का निर्माण किया जाता है। कितना अच्छी, बहुत तो अच्छी बात और है जी। पूर्णतया जैविक है। इससे किसी तरह का अपने जमीन को, वातावरण को, पर्यावरण को, किसान भाइयों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी जी जी। तो ये सागरिका भी जो है हमारे किसान भाई काम में ले सकते हैं। इसके अलावा इफ्को ने विभिन्न तरह के जैव उर्वरक भी बना रखे हैं, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग वो बैक्टीरिया, भी बनाए हुए हैं। ये एनपीके कंसोर्शिया, जिंक मोबिलाइजिंग, पोटाश मोबिलाइजिंग, ये जो जैव उर्वरक भी बना रखे हैं। जी जी जी। और एक क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरा बनाए रखने के लिए एक तो मान साहब, एक हमारे लिए जो है फोन कॉल आ रहा है, क्योंकि आप जो है हमारे से आपसे बात करना चाह रहे होंगे। अवश्य। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार जी। हाँ जी बोलिए जी, बोलिए प्लीज। जो हम सेवों में भी यूरिया की खाद डालते हैं। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही जी हम तक जी, जरा थोड़ा जोर से बोलिए। नमस्कार जी। आवाज की बड़ी समस्या आ रही है जी। हेलो। सॉरी जी, आपका हमारे से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो थोड़े आप ऊंची आवाज में थोड़ा सा जरा कृपा करें बोलने की। तो हम आगे कह रहे थे जैविक खेती साहब। ह्यूमिक एसिड भी हमारी मृदा के लिए उर्वरा शक्ति बढ़ाए रखने के लिए जी, जरूरी जी, होता है। तो इसको द्वारा ह्यूमिक पावर के नाम से भी एक जैविक खाद बनाया गया है। बनाया गया। तो ये सब उपयोग साथ में लें, लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि दोनों ही तरह के उर्वरकों का एक संतुलित उपयोग संतुलित करेंगे उपयोग करना होगा, तो क्योंकि होगा। एक तरफ करने से फिर फसल घट जाएगी, फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे, फिर वो पर्याप्त मात्रा में और जो उसके लोग लिए नहीं किसान, मिलेंगे। हमारे किसान भाइयों को हम ये भी कहते हैं कि उर्वरक उपयोग करने से पहले जमीन की जांच भी करवा लें तो हाँ और जी, भी हाँ अच्छा जी, बहुत रहेगा। जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। और एक चीज चौहान साहब बीच में रह भी गई है कि अपने अच्छा। नैनो यूरिया की भी हमें किसान भाइयों को ये भी तो बताएं कि वो किस तरह से काम में लें। हाँ नहीं, वो तो आपने कहा है कि जो जैसे आप यूरिया जो जिस तरह आप डालते थे, तो उसकी जगह इसको जब जो मतलब जब जरूरत पड़ती है तो तब ये करें। लेकिन हाँ, ये आपने नहीं बताया कितनी मात्रा डालनी है। बिल्कुल, वो मैं ये आपको आप जो बताना हमारे चाह रहा किसानों को था। समझा दीजिएगा। हमारे किसान भाई जो हैं जिस समय जिस फसल को यूरिया देना होता है, यूरिया के द्वारा जैसे मैंने बताया नाइट्रोजन ही तो दे रहे हैं हम। जी जी जी। और नैनो यूरिया में भी नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन तो है। बस वो यूरिया की बजाय नैनो यूरिया का छिड़काव करें। छिड़काव, एक थोड़ा सा छिड़काव अंतर है। होना है इसका। हाँ, ये असली चीज है, मैं इसीलिए बहुत बताना अच्छी चाह बात रहा है जी। था। हाँ, ऐसा ना हो कि भी किसान सोचे कि लो हम इसको जो है नहीं नहीं, इसके अच्छा, पीछे भी एक तकनीकी अच्छा, कारण है। कितना छिड़काव करना इसके है। पीछे एक तकनीकी कारण ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि खुराक देनी होती है पौधे को, लेकिन हमारी सालों से आदत होगी हम जमीन पे फेंकते हैं, हम खुराक जमीन को दे रहे हैं पौधे की बजाय। पौधे के बजाय। तो जमीन से पौधे तक पहुंचने में समय भी लगता है और हानि भी होती सही है बात है। तत्वों की। जी जी। इसको सीधा पौधे के ऊपर छिड़काव करना है और मात्रा रखनी है इसकी 2 मिलीलीटर से 4 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में। अच्छा मान साहब, आपने कहा है कि इसका जो छिड़काव होना है वो पौधे के ऊपर होना है, जड़ों में नहीं होना है। पौधे के ऊपर होना है। अच्छा मान साहब, एक फोन कॉल और आ रहे हैं, जरा हम उनकी फोन कॉल लेते हैं। नमस्कार जी। हेलो। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए जी प्लीज। नमस्कार जी, ईश्वर रॉय, शिमला। हेलो। माफ कीजिएगा जी, जरा थोड़ा ऊंचा बोलिए। जोर से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए, अब आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, हाँ जी। सर क्या नैनो यूरिया का इस्तेमाल सेवों पर भी किया जा सकता है? सेव पर? जी जी बिल्कुल। अभी मैं अच्छा सवाल है। मैं अभी इसी पे मेरे जो बात चल रही थी उसमें लास्ट में अभी इसी पे आ रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चलो पहले आपके सवाल लेते हैं कि आपका सवाल है कि क्या सेव पर ही नहीं, अन्य फलों की सब्जियों की बात भी करें तो ऐसा है कि मैंने जैसे बताया कि हमें यूरिया में नाइट्रोजन देना है। तो जब जिस फसल को आपने यूरिया देना है, हर उस फसल के लिए नैनो यूरिया जो है वो उपयुक्त है। हर उस फसल में आप नैनो यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। अब बात करते हैं पर्टिकुलर, आपने चूंकि सेव का सवाल सेब के पूछा बारे में कहा है जी, है, बहुत तो जरूरी सेव है। की हमारे जो अवस्थाएं हैं, जो पी अवस्था है, चेरी अवस्था है और वालनट अवस्था है, उन तीनों अवस्थाओं में हम नैनो यूरिया का छिड़काव कर सकते तीन हैं। अवस्था में डॉक्टर जी, साहब, जी। जरा आराम से समझा दीजिएगा। बिल्कुल, एक तो वालनट अवस्था में है, उससे पहले पी अवस्था पी में, अवस्था में जो शुरू में जब उसमें पीनट शुरू होता और है, चेरी अवस्था जी में। चेरी अवस्था में। तो अच्छा, जिस उसका समय छिड़काव कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो जी। उस समय छिड़काव कर सकते हैं। और यदि जैसे आप इसकी मात्रा हमने जैसे मैंने बोली थी 2 मिलीलीटर से 4 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में, इसका मतलब यह है कि कुछ फसलों की नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है, कम होती है, कुछ कई की की ज्यादा ज्यादा होती है।
तो कम वालों को 2, ज्यादा वालों को 4, और सेव के लिए जैसे 200 लीटर की आप टंकी यूज करते हैं तो जी। उसमें ये 500 ml की एक बोतल पूरा उपयोग कर सकते हैं, तो आपको बहुत फायदा होगा। और मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि सेव की फसल में खास तौर से हमने कुछ ट्रायल भी लगाए थे, जी जी। तो उसमें नैनो यूरिया के साथ सागरी का तरल का जो उपयोग किया गया था, ये तो जैविक खाद जो जैविक आपकी खाद खाद है, अच्छा जी। ये एक्चुअल में ये जैविक खाद इस तरह से है कि इसमें पौधों को आवश्यक सारे तत्व भी हैं और प्लांट की वृद्धि करने वाले हार्मोन्स भी इसमें हैं। अच्छा जी। तो ये सागरिका विशेष तौर से उपयोगी है, इसको आप दोनों मिलाकर भी काम में लेंगे। नहीं, इन दोनों को मिला सकते हैं जी, इन दोनों देखो ये मैंने जानबूझ के सवाल किया ताकि इसीलिए आप हमने ये सवाल किया। पूछें। जी जी जी। नैनो यूरिया का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसको किसी भी दूसरा जो स्प्रे कर रहे हैं हर चीज में मिला के छिड़काव कर सकते हैं, चाहे वो आपका प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर हो, जी। चाहे वो कीटनाशक हो, अच्छा, चाहे वो इंसेक्टिसाइड, इसमें भी डाल के पेस्टिसाइड, इसको हम फंजीसाइड, प्रयोग में ला सकते हैं। कोई भी चीज हो उसके ये तो साथ आपने उपयोग बहुत कर अच्छी सकते हैं। जानकारी दी है जी हमारे बागवानों के लिए और वो किसानों इसलिए के लिए। इसलिए बनाया चौहान साहब अच्छा ताकि जी। हमारे किसान भाई को अलग से खर्चा नहीं करना करना पड़े पड़े छिड़काव और का। इसका कोई मतलब रासायनिक इफेक्ट ना हो कोई नहीं इसका। अच्छा फिर भी एक सुझाव हम देते हैं हाँ। किसान भाइयों को कि वैसे तो हमने 40 से ज़्यादा रसायनों से इसको मिला के देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 चीज़ें हमारे किसान भाई ध्यान रखें इसको जब छिड़काव करें तो। एक तो फ्लैट फेम नोजल से तो वाले से तो स्प्रेयर से करना ही है। हाँ जी हाँ जी। आप जब भी मिलाएं किसी दूसरी चीज़ के साथ तो इन दोनों चीज़ों को आपस में ना मिलाया करें, केवल नैनो ही नहीं, कभी भी आप 2 चीज़ों को मिला रहे हैं तो उन दोनों को पानी में अलग अलग घोलें, अच्छा। फिर उस घोल को आपस में मिलाएं, अच्छा, पहले उसको पानी में मिलाना है, उसके बाद उसको ड्रम में डालेंगे जितनी उसको है ना। जरूरत पड़े। तो जैसे 15 लीटर की टंकी है जी, 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 और जी, आपको जी। 2 चीज मिलानी है हाँ तो जी, हाँ जी, पहले आधा अलग-अलग अलग 7 करके लीटर में ये मिला लें, जी, 7 जी, लीटर में बहुत वो। अच्छी बात की आपने, तो बहुत और अच्छी तरह दूसरा समझा दिया है। अच्छा, दूसरा कभी हमारे किसान भाई को शंका हो वो घर पे टेस्ट भी कर सकता है, उसको जार टेस्ट बोलते हैं। जो चीज दोनों को मिलानी है मिलाकर पानी में घोल के यदि वो रखें और थोड़ी देर में यदि उसमें नीचे प्रक्षेपण हो जाता है तो इसका मतलब कि न मिलाएं, और नहीं होता है तो मिला लें आराम डॉक्टर से। साहब, लगता है कि हमारे बागवान भाई को जो है ये ने प्रश्न किया था कि सेब के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, मिल गया होगा। तो आप जो है इसका छिड़काव जो है सेब पर कर सकते हैं। लेकिन अब से आपसे मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा कि मान साहब क्या इसका फूल की अवस्था में भी छिड़काव कर सकते हैं, इसके अगर पौधे में फूल आ रहे हों आमतौर पर उस टाइम कोई नुकसान ना हो फूल नहीं, को? ठीक है चौहान साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अवस्था भी बताने वाला था। मोटे तौर पर किसान भाई सभी फसलों में 25 से 30 दिन की अवस्था पे इसका छिड़काव करें, और दूसरा छिड़काव फूल आने से 7 दिन पहले कर लें। अच्छा, फूल आने से 7 दिन पहले इसका छिड़काव होना बेसिकली जरूरी है। जिस समय फूल आते हैं उस समय छिड़काव को अवॉइड किया जाता है ताकि वो फूल झड़े ना। जी जी जी। तो इसमें भी वही है, ये इस तरह से 2 छिड़काव कर सकते हैं। और बेसिकली जैसा मैंने बताया, एक बोतल 1 कट्टा यूरिया को रिप्लेस करने की ताकत रखती है, लेकिन मतलब ये जो शुरू में- 500 ml है हाँ, ये 45 किलो आपका का जो है यूरिया। 50 किलो आजकल 45 किलो का कट्टा 45 आता है। किलो को ले के बराबर जो क्षमता बिल्कुल ये बराबर रखती है, ताकत रखती है। और इसको जो है आप बिना किसी झिझक के जो है ये किसान भाई हमारे अब प्रयोग करें, क्योंकि खेती तो बड़ा विस्तृत है जी। बिल्कुल। और आजकल जरूरत है कि आपने ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं हमारे बाजार में लाई हैं, और ये जो है भविष्य में हमारे बागवानों को जो है फायदा देगी। इसमें हम तो- किसान भाइयों को ये सलाह भी देते हैं कि शुरू में आप पहली बार यूज करें तो आप आधा यूरिया रिप्लेस करें, आधा आप ट्रेडिशनल यूरिया काम में लें, आधा इसको काम में लें, या चाहें तो 10 बीघा में यदि आपके पास खेत है तो 2 बीघा 5 बीघा में इसको काम में लेके देख लें, तो अगली बार आपको और मान साहब, विश्वास आप हमारे जगेगा। स्टूडियो में आए हैं तो मैं आपसे आखिर में थोड़ा जल्दी से चाहूँगा कि आप कोई जो है अपनी जानकारी भी जो है थोड़ी सी हमारे बागवानों को देने की कृपा कर सकते हैं। तो आप क्या योगदान देंगे किसानों के लिए? हम किसान भाइयों को ये कहना चाहते हैं कि अब समय चूंकि बदलता जा रहा है, आधुनिक कृषि उपयोग हमारे जी, आधुनिक जी, कृषि जी, को जी। बढ़ावा देने के लिए नई नई तकनीक वाले उत्पाद उपयोग में लेने चाहिए। तो इफ्को ने इस कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक जल घुलनशील उर्वरक भी किसान भाइयों के लिए लॉन्च किए हुए हैं। लगभग सभी ग्रेड है, 1744, 888, 999। धारने पे बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आप जो हैं इसकी जानकारी जो है खाद के बारे में पूरी तरह से प्राप्त कर गए होंगे, तो इसके साथ ही आपके लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।